तो नमस्कार। तो हम लोग हिंदी की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर चर्चा कर रहे हैं और इस क्रम में हम लोग आज 50 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरियों को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए हम लोग समय को न गंवाते हुए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आपके सामने है कि अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? और आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं: ज्योतिरीश्वर ठाकुर, भोज, हेमचंद, दामोदर शर्मा। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हेमचंद। हेमचंद को प्रकृति का पाणिनि कहा जाता है। जैसे संस्कृत के पाणिनि बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे, उसी तरह ये प्रकृति के पाणिनि हैं। और इससे क्वेश्चन भी बनता है कि प्रकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो आपके हेमचंद को कहा जाता है। और इन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है सिद्ध हेम शब्दानुशासन। तो ये चीज भी ध्यान दीजिए आप लोग कि सिद्ध हेम शब्दानुशासन किसकी रचना है, तो हेमचंद की। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 कि आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य। दूसरे नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि सबसे ज्यादा चरित काव्य किसमें लिखे गए, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जैन साहित्य में। जैन मत के प्रचार के लिए इन्होंने चरित काव्य लिखे और जो चरित काव्य था उसके जो कथा का आधार था वो हिंदू कथाओं को आधार बना करके इन्होंने चरित काव्य लिखा था। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 कि काव्यालंकार सूत्रवृत्ति किसकी रचना है? भामह, कुंतक, वामन, राजशेखर। आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति आपके वामन की रचना है। और यही आपसे सिर्फ पूछा जाए कि काव्यालंकार किसकी रचना है, सिर्फ काव्यालंकार, तब आपको बताना है कि ये भामह की रचना है। काव्यालंकार भामह की है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति आपके वामन की है। और यदि पूछ दिया जाए कि काव्यालंकार सार संग्रह, काव्यालंकार सार संग्रह ये किसकी रचना है, तो ये आपके उद्भट की रचना है। तो ये तीनों चीजें आप लोगों को याद करनी है कि काव्यालंकार भामह की है, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन की है और काव्यालंकार सार संग्रह आपके उद्भट की है। ये चीज कंफर्म होनी चाहिए आपको। आइए हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त भरद्वाज, रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी। चौथा नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो जैसा कि भक्ति ज्ञान की बातें की गई है तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये शुक्ल जी की पंक्ति है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? सगुणवाद, निर्गुणवाद, नाथपंथ, सगुण निर्गुण, दोनों। 5वां नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सगुण और निर्गुण दोनों। देखिए नामदेव जो पहले थे ना तो वो सगुण धारा के उपासक थे। वो विठोबा जी मतलब नारायण भगवान की उपासना करते थे और एक
कथा वर्णित है, किंवदंती, कि जब इनको कहा गया कि तीर्थ यात्रा पर चलनी है तो इनको बड़ा विक्षोभ होने लगा अपने भगवान से कि मतलब अपने भगवान को मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं उनकी पूजा आराधना करूंगा। तो उसी समय इनको मतलब एक परीक्षा की गई और एक उनके लिए एक कथन, प्रसिद्ध कथन है कि नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए। तो ये उनके बारे में कहा जाता है, ये बहुत लंबी कहानी है, बाद में बात होगी। तो आपका कहने का मतलब है कि आपका सही उत्तर हो जाएगा सगुण और निर्गुणवाद, दोनों में थे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। कवि प्रिया किसकी रचना है? देव, चिंतामणि, केशवदास, पद्माकर। 6वां नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो कवि प्रिया आपके केशवदास की रचना है, जिसको उन्होंने 1601 ईस्वी में लिखा था। ये केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी लोग कहते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा भूषण का रचयिता कौन है? भूषण, केशवदास, जसवंत सिंह, भिखारीदास। तो 7वां नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि भाषा भूषण की रचना किसने की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किया। और मान लीजिए पूछ दिया जाएगा कि भाषा भूषण में किसका वर्णन किया गया है, तो ये अलंकार निरूपक ग्रंथ है। अलंकार निरूपक। जैसे पूछ दिया जाता है कि मतलब इसमें से ये ग्रंथ किस प्रकृति का है, अलंकार निरूपक है, रस निरूपक है, छंद निरूपक है, इस तरह से। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उदाहरण, दृष्टांत, निदर्शना, अर्थात, अंतर्न्यास। 8वां नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि उपमेय, उपमान तथा उसके साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब का भाव प्रकट किया गया है, तो इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार होगा। अगला प्रश्न है कि भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? मुंशी सदाशिवलाल, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजनी, लल्लूलाल। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये निरंजनी जी की रचना है, जिसको इन्होंने 1741 ईस्वी में लिखा था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए। अगला हम प्रश्न देखते हैं कि बंगदूत का संवाद पत्र किसने निकाला? बंकिम चंद्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय और रविन्द्रनाथ ठाकुर। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपके राजा राम मोहन राय। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। और ये राजा राम मोहन राय ने, आइए बंगदूत के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे बंगदूत क्या था ना कि ये साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी। और इसका जो था ये कलकत्ता से निकलती थी, और कलकत्ता से निकलती थी, और इसको राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में निकाला था। तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तिरिच कहानी का लेखक कौन है? संजीव, शिवमूर्ति, उदय प्रकाश, राजेश जोशी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उदय प्रकाश ने तिरिच कहानी लिखा है। और कब लिखा था? तो 1989 ईस्वी में। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। 1995 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण, निर्मल वर्मा, विनोद शुक्ल। तो जैसा कि कुंवर नारायण को 1995 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और इनकी रचना थी कोई दूसरा नहीं। मतलब इनका काव्य संग्रह था कोई दूसरा नहीं।
इसी पर इनको साहित्य अकादमी 1995 का दिया गया था। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13। पुरुष कहाड़ी हाउ कहूँ जस पथावय पुत्रु किस कवि की उक्ति है? विद्यापति, नरपतिनाल, चंद्रवरदाई, जगनीक। 13 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। ये विद्यापति की पंक्ति है और ये भी नोट कर लीजिए किस रचना की पंक्ति है। तो ये कीर्तिलता की पंक्ति है, तो आप लोग नोट कर लीजिए कीर्तिलता। आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे उसको ज़रूर नोट करिए, क्योंकि उससे रिवीजन आप कर सकते हैं। आइए हम प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह किस कवि ने कहा था? सुंदरदास, दादू दयाल, धर्मदास, मलुकदास। यह हमारे देश की आलसी प्रजा को दिखाने के लिए ये पंक्ति कही गई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मलुकदास। अगला प्रश्न है कि पद्मिनी चरित किस कवि की रचना है? जायसी, उस्मान, लालचंद, मुबारक। 15 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो पद्मिनी चरित आपके लालचंद की रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? अष्टछाप में आपके 8 कवि हैं, तो निम्नलिखित में से कौन नहीं है? सूरदास, अग्रदास, नंददास, चतुर्भुजदास। तो आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? तो सही उत्तर हो जाएगा अग्रदास। अग्रदास आपके अष्टछाप के कवि नहीं हैं, ये राम भक्ति शाखा के कवि थे। बाकी सूर, नंद, चतुर्भुज ये लोग अष्टछाप के कवि हैं। अगला प्रश्न है जाके प्रिय न राम वैदेही पंक्ति तुलसीदास के किस काव्य से उद्धृत है? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। 17 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये आपके विनय पत्रिका की पंक्ति है, जिसको कि तुलसीदास ने लिखा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। ध्वन्यालोक लोचन के रचनाकार हैं? आनंदवर्धन, मम्मट, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ। 18 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक लोचन की रचना किया और इसको 9वीं सदी में लिखा। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान जरूर दीजिए। अगला प्रश्न है कि अजनबीपन, एलियनेशन की अवधारणा का संबंध किससे है? एलियन, अजनबीपन, आधुनिकतावाद, यथार्थवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अस्तित्ववाद से है। आइए हम प्रश्न नंबर 20 देखते हैं कि पश्चिम में स्वच्छंदतावाद के आरंभ का मूल प्रेरणा किसने दी? वर्ड्सवर्थ, ब्लैक, रूसो, कॉलरिज। तो स्वच्छंदतावाद का संबंध वैसे तो कॉलरिज को माना जाता है, लेकिन मूल प्रेरणा आपको वर्ड्सवर्थ ने दी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अमृत का अमीय रूप किस भाषा से बना है? आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत से। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? 1955, 1956, 1959, 1960। 22 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं कि सिद्ध कवि सरापा को हिंदी परंपरा का पहला कवि किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल संकृत्यायन, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। 23 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे। तो जैसा कि राहुल संकृत्यायन ने सरापा जी को पहला कवि माना है, बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
अब्दुल रहमान को पहला कवि माना था? अब्दुल रहमान। अब बाकी रामचंद्र शुक्ल का तो आप लोग जानते ही हैं कि मुंज को माने हैं, बाकी महाकवि चंद्रवरदाई को माने थे। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो जैसा कि अगर इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आपका जायसी आंसर मिल रहा है, और जायसी वैसे इनकी रचना चित्ररेखा नाम से तो कहीं मिली नहीं। बाकी आप वस्तुनिष्ठ हिंदी देखेंगे पूरन चंद टंडन की, तो उसमें ये दिया गया है कि चित्ररेखा जायसी की रचना है। बाकी आप भी जानते हैं कि चित्ररेखा नाम से एक उपन्यास है, वो है आपके भगवती चरण वर्मा का। भगवती चरण वर्मा। बाकी वैसी कोई रचना हमें मिली नहीं। बाकी उस्मान की जो रचना है वो तो चित्रावली है, चित्रावली। तो ठीक है, देख लीजिए आप लोग। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, कि निम्नलिखित में से भक्तमाल में किसका नाम नहीं है? नाभादास की जो रचना है भक्तमाल, उसमें बहुत से कवियों का वर्णन है, तो उसमें पूछा गया कि किसका नाम नहीं है। कबीर, रैदास, सेन, मलुकदास। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए, और ये क्वेश्चन हम आपके भरोसे छोड़ देते हैं। आप लोग सही उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। यह किस कवि की रचना है? घनानंद देव ठाकुर आलम। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, ये ठाकुर की पंक्ति है। और मोही को मेरे कवित बनावत, ये घनानंद बोले थे। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देहाती दुनिया कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक, सामाजिक, आंचलिक, पौराणिक। 27 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये आंचलिक उपन्यास है। इसको शिवपूजन सहाय ने लिखा था, और कुछ लोग इसी को पहला आंचलिक उपन्यास मानते हैं, रेणु जी के मैला आंचल को नहीं, लेकिन प्रसिद्धि तो रेणु जी के मैला आंचल को ही मिली है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धू का कांटा कहानी का लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, चंद्र शर्मा गुलेरी, जैनन, जयशंकर प्रसाद। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने ही बुद्धू का कांटा कहानी लिखा है। बाकी इन्होंने 2 कहानी और लिखा है। इनकी मात्र 3 कहानी ही थी, और इनकी प्रसिद्धि का आधार वो जो कहानी थी उसने कहा था, इनकी प्रसिद्धि का आधार कहानी थी। बाकी हम लोग देख लेते हैं कि इनकी 2 कहानियाँ और कौन थी। तो जैसा कि बुद्धू का कांटा जो था, इसको उन्होंने 1914 ईस्वी में लिखा था, और उसने कहा था 1915 में लिखा था। और एक और कहानी थी इनकी सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। इसको इन्होंने 1911 ईस्वी में लिखा था। यानी कि 1911 में सुखमय जीवन, इसके बाद बुद्धू का कांटा, इसके बाद उसने कहा था। ये 3 कहानी लिख करके अमर हो गए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 29, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? कविता, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्त। 29 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे, बताइए क्या सही होगा। तो जैसा कि यह एक यात्रा वृत्त है, और इसको आपके अज्ञेय जी ने लिखा है, तो ये भी चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। और ये कब लिखा गया था? तो 1960 ईस्वी में लिखा गया था, तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 30,
हृदय की ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहाँ जलबिंदु कहाँ निधि क्षीर। यह किस काव्य का समर्पण है? गुंजन, झरना, यामा, परिमल। 30 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये झरना का पंक्ति है, प्रसाद की रचना झरना है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 31, आग का दरिया किसकी रचना है? कुर्तुल एन हैदर, इस्मत चुगताई, भीष्म सानी, कृष्णचंद्र। 31 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा कुर्नूल एन हैदर। इन्होंने ही आग का दरिया लिखा है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। ये भाषा से प्रश्न है कि कौन सी बोली पूर्वी हिंदी उपवर्ग में है? भोजपुरी, मगही, बघेली, मालवी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है आप लोग बताने का प्रयास करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बघेली। आपकी जो अवधि है, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, अवधि, बघेली ये तो हो गई और छत्तीसगढ़ी ये आपके पूर्वी हिंदी में आती हैं। अब भोजपुरी, मगही और भोजपुरी, मगही और मैथिली आपके बिहारी में आती हैं और जो मालवी है आपका राजस्थानी में आती है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33, कवि व्यास रस कौला पूरी, दूरह नियर नियर भादुरी। यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? उस्मान, सुंदरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन। 33 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा जायसी जी की यह पंक्ति है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि भोजकत्व व्यापार कहाँ घटित होता है? कवि, अभिनेता, कृति, सामाजिक। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भोजकत्व व्यापार रसाभिव्यक्ति रस के अंतर्गत आता है तो ये आपका कवि के अंतर्गत घटित होता है। आपको पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35, कल्पना का महत्व किसमें सर्वाधिक है? बिंबवाद, स्वच्छंदतावाद, अस्तित्ववाद, कलावाद। तो आप लोग बताइए इमेजिनरी कहाँ महत्व अधिक होता है? तो आपके बिंब में ही कल्पना की बातें की जाती हैं बिंबवाद में। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अभिधा, उत्तम काव्य, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह स्थापना किसकी है? चिंतामणि, देव, भारतेंदु, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। 36 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ये देव की पंक्ति है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37, ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, त्रिलोचन, रघुवीर सहाय। 37 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे कि ताप के ताए हुए दिन किसने लिखा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा त्रिलोचन की यह रचना है। हरिश्चंद्र चंद्रिका का पहला नाम क्या था? काव्यचंद सुधा, भारत जीवन, कालचक्र, हरिश्चंद्र मैगजीन। आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो सही उत्तर हो जाएगा हरिश्चंद्र मैगजीन। ये 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन था। बाकी हरिश्चंद्र चंद्रिका 1 साल बाद 1874 में कर दिया गया। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39, संगीत नाटक अकादमी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जैसा कि इसमें से कोई इस समय वर्तमान अध्यक्ष नहीं है, आपका हम उत्तर बता दे रहे हैं। सही उत्तर क्या होगा? इस समय जो अशोक पंड्या हैं, अशोक पंड्या वही आपके वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देवरानी जेठानी किसकी रचना है? तो देखिए ये भी बड़ी कन्फ्यूजिंग वाला प्रश्न है।
क्योंकि देवरानी जेठानी की कहानी जो रचना है वो तो पंडित गौरी दत्त की है, वो सभी लोग जानते हैं। बाकी देवरानी जेठानी नाम से कोई रचना हमको मिली नहीं है, तो इसलिए इस प्रश्न को हम लोग ड्रॉप करते हैं। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि जुलूस का लेखक कौन है? यशपाल, फणीश्वर नाथ रेणु, अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जुलूस रेणु जी का उपन्यास है, जिसको इन्होंने 1965 ईस्वी में लिखा था। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा। 42 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था। आपका सही उत्तर हो जाएगा रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा ने 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। अगला प्रश्न है कि माटी की मूर्तें किसकी रचना है? शिवपूजन साहब, फणीश्वर नाथ रेणु, रामवृक्ष बेनीपुरी, जगदीश चंद्र माथुर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें हैं, जिसको इन्होंने 1946 ईस्वी में लिखा था। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44, कि इन गामन में छोरिन कै पिहै ऐं किस भाषा का काव्य है? अवधी, ब्रज, हरियाणवी, कन्नौजी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये अवधी की बोली है। अगला प्रश्न 45 नंबर, अनाम स्वामी उपन्यास किसकी रचना है? जयनंद कुमार, चतुर्सेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा। तो जैसा कि आपको सही उत्तर हो जाएगा जयनंद कुमार का ये उपन्यास है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, प्रेमा, कर्मभूमि, निर्मला। आप लोग सही उत्तर का चयन करिए। तो जैसा कि आपका जो प्रेमा उपन्यास है वो 1907 में लिखा गया था, इसलिए ये पहला उपन्यास है। बाकी 1918 में आपका सेवा सदन लिखा गया, कर्मभूमि 1932 में लिखी गई थी और निर्मला 1927 में लिखी गई थी। तो इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमा 1907। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अति सुधो सने को मार्ग है किसकी पंक्ति है? बोधा ठाकुर, घनानंद आलम। अति सुधो सने को मार्ग है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। जहांगीर जस चंद्रिका के कौन रचनाकार है? देव, मतीराम, केशव, चिंतामणि। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जहांगीर जस चंद्रिका को केशव दास ने 1612 ईस्वी में लिखा था। तो ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन जब नहीं आता है प्रश्न ना, ये बहुत कठिन लगता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए। बहुत छोटी सी रचना क्लिक नहीं करती है तो बहुत तकलीफ होती है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 49, मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, निबंध, काव्य। 49 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा उपन्यास विधा की रचना है। और ये फिल्मी जगत मुंबई की दुनिया को दिखाया गया कि किस तरह से नायिका हीरोइन बनना चाहती है, और सुरेंद्र वर्मा ने इसमें बहुत कुछ दिखाया है। 1993 ईस्वी में इन्होंने इस उपन्यास को लिखा था। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 50, कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की? राजगोपालाचारी, अम्बेडकर, महात्मा गांधी, राधा कृष्ण दास। और ये आज का अंतिम प्रश्न है, आप लोग बताने का प्रयास करिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप लोग हमसे जुड़े रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। ओके, बाय।